गुड मॉर्निंग। तो आइए आज जो हम लोग देखेंगे चैप्टर इंग्लिश में वो होगा हमारा पार्टिसिपल। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है कि इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश अगर पूछा जाता हो तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक पार्टिसिपल और दूसरा अनरियल कंडीशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं कि कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। तो पहले देखते हैं, समझते हैं हम कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो यदि आप वर्ब के फॉर्म को पढ़ेंगे तो वर्ब के जो है 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो जिसमें कि हम लोग V1 को बेस फॉर्म बोलते हैं। V1 हमारा कहलाता है कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। और ये V5 और V1 दोनों मिल के एक कहलाता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म। चूंकि यह प्रेजेंट को बताता है तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। V2 जो हमारा होता है ये कहलाता है हमारा पास्ट फॉर्म। V2 को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट फॉर्म। V3 जो होता है दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब देखिए पार्टिसिपल जो आए दो तरह के आए सामने हमारे, एक पास्ट पार्टिसिपल जो कि V3 है और दूसरा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि V4 है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ते हैं हम, ये एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही फॉर्म को पढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म को नहीं पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म यानी कि हम लोग V1 के बारे में पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है, ये बात क्लियर है। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, सॉरी V1 नहीं, V4 के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, V4 के बारे में। बट चूंकि इसके नाम में प्रेजेंट है तो इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट में होता है, ऐसी बात नहीं है। इसका यूज जो है आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं भी करते हैं। ये जो V4 होता है यूज यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में यूज हो जाता है। अब किस प्रकार से यूज होगा इसको जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए एक स्ट्रक्चर क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत V4 से होगी। V4 के बाद अपना इसका जो भी ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्बियल हो, जो भी ज़रूरत हो वो इसके बाद यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल होगा जो भी। यदि आप कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो उसको देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि दो हमारे पास क्लाउज होते हैं, एक ये और दूसरा जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज। और ये जो दूसरा है हमारा दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट क्लाउज और वी कैन से पार्टिसिपल क्लाउज। इसको हम लोग पार्टिसिपल क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास एक्शन जो हो रहा है, वर्ब हमारे पास दो है, एक वर्ब यहाँ V4 है और एक वर्ब यहाँ है। तो नियम जो होता है किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में वो ये है प्राय कि वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हैं उतने वर्ब होने चाहिए या फिर जितने वर्ब हैं उतने सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर ही सेंटेंस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब हमारे पास दो हैं बट सब्जेक्ट हमारे पास एक है। तो यहाँ क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है, यानी कि इस V4 को अलग से कोई सब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू गिव इट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसको इसके अपने सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ काम करेगा किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लें V4 से, जैसे कि यदि आप बोलिए कि स्टैंडिंग एट द डोर, स्टैंडिंग एट द डोर अ ब्रिक फेल ऑन मी,
स्टैंडिंग एट द डोर अ ब्रिक फेल ऑन मी। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इस सेंटेंस का मतलब बताओ, कि स्टैंडिंग एट द डोर अ ब्रिक फेल ऑन मी का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि स्टैंडिंग एट द डोर दैट मीन्स कि आप दरवाजा पे खड़े हैं, तो मैं दरवाजा पे खड़ा था, अ ब्रिक फेल ऑन मी, और मेरे ऊपर एक ईंट गिर गया। मतलब यही होगा कि स्टैंडिंग एट द डोर अ ब्रिक फेल ऑन मी, कि दरवाजे पे मैं खड़ा था और उसी वक्त एक ईंट जो है ऊपर से मेरे सर पे गिर गया। बट आप थोड़ा देर के लिए पीछे जाइए और सोचिए कि आपको क्या बताया गया। आपको बताया गया कि यहाँ पर जो V4 होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ लिखना नहीं है, बट यहाँ जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ईट, यानी कि यही यहाँ का भी सब्जेक्ट हो गया, यानी कि दरवाजे पे कौन खड़ा था, ईट। अब बोले ऐसे कौन सेंटेंस बनाता है कि ईट दरवाजे पे खड़ा, ईट होगा दरवाजे पे खड़ा, दरवाजा पे खड़ा आप होंगे, ईट नहीं हो सकता है। तो ये जो है एरर हो गया। अब यही एरर आपको एग्जाम में जो है पकड़ना होता है। अब ये सेंटेंस सही कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी बस आपको ये बताना था कि देखिए इस प्रकार से आप मीनिंग तो निकाल लेते हैं, बट ग्रामर पे यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपने गलती कर दिया है, उसमें आपने जो है गलत सब्जेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर ये संभव ही नहीं है। दूसरा, यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट मी। तो देखिए बाइट का V2 जो होता है दैट बिट होता है, V1 क्या होता है, बाइट। बाइट मीन्स होता है काटना। तो यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे वॉकिंग ऑन द रोड, कि मैं रोड पर टहल रहा था, अ डॉग बिट मी, कुत्ते ने मुझे काट लिया। मैं रोड पर टहल रहा था और टहलते टहलते कुत्ते ने मुझे काट लिया। बट यदि आप यहाँ से चलें, जो कि कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, तो उस कॉन्सेप्ट से देखें तो पता चलेगा कि इस वॉकिंग के लिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, डॉग। यानी कि सड़क पे कौन चल रहा था, कुत्ता, और कुत्ता काट लिया। तो सड़क पे टहल रहा था कुत्ता, ये बात भी सही है, टहल हम दोनों रहे थे, हम भी सड़क पे टहल रहे थे, कुत्ता भी सड़क पे टहल रहे थे। बट जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो कभी ऐसा किसी को बोलते सुने हैं क्या कि वो कुत्ता सड़क पे टहल रहा था हमको काट लिया? टहलने हम निकले थे, टहलने जो है हम निकले थे, तो हम ये बोलेंगे कि मैं सड़क पे टहल रहा था तो कुत्ते ने मुझे काट लिया। तो उस अनुसार से यदि देखें हम, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसमें एरर हो गया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वर्ब से मैच नहीं कर रहा है। जो हमें सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। तो ये जो है एक प्रकार का एरर होता है, किससे, जब हम लोग V4 का यूज करते हैं और इधर सब्जेक्ट का यूज होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे सुधारें, ये जो हिस्सा है या ये जो हिस्सा है, तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए सुधारने का क्या है, कि एक तरीका है कि यदि आप सुधारना चाहते हैं सेंटेंस को, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें कि आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट वगैरह होता है, तो आप यहाँ क्या कीजिए कि इस वर्ब को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलिए। यानी कि यदि वो एक्टिव में ऑलरेडी है तो उसको पैसिव में ले जाइए, और यदि पैसिव में है तो उसको एक्टिव में ले जाइए। इससे क्या होगा, तो आपको भी पता है कि एक्टिव से पैसिव में ले जाने और पैसिव से एक्टिव में लाने में हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यदि हम एक्टिव में लिखते हैं कि आई रोट अ बुक, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा आई, बट इसी को जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा कि अ बुक वॉज रिटन बाय मी, अ बुक वॉज रिटन बाय मी। तो अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई था, बट यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया अ बुक, तो यहाँ भी सब्जेक्ट चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जो है अ ब्रिक फेल ऑन मी, इसका पैसिव बनाए, ठीक। तो इससे पहले कि हम लोग इसको बनाएं, इस पे को देखते हैं, ये जो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है। तो चलिए, अ डॉग बिट मी, तो यदि हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आई वॉज, चूंकि बिट V2 है तो इसका वॉज प्लस V3 होता है पैसिव, तो हो जाएगा आई वॉज बिटन बाय अ डॉग। क्या हो जाएगा पैसिव, आई वॉज बिटन बाय अ डॉग। अब जो है ये जो इधर आप लिखा हुआ था आपका सेंटेंस, इसको फिर से लिख देते हैं हम कि वॉकिंग ऑन द रोड आई वॉज बिटन बाय अ डॉग। अब जो है मिलाकर देखिए आप कि क्या यहाँ जो वॉकिंग को आई चाहिए था, कि रोड पर कौन टहल रहा था, तो मैं टहल रहा था, उसके लिए जो आपको आई की ज़रूरत थी, क्या वो आई अब यहाँ आपका आ गया।
तो बिल्कुल आ गया। यहाँ पर जो है ये आई आपका आ गया, क्योंकि आई की ज़रूरत थी, यही वॉकिंग था, तो यहाँ पर हम इस आई को ले आए। तो हमारा सबसे जो आसान तरीका है ऐसे सेंटेंस को सुधारने का, जहाँ पर कि आपका V4 जो है मैच नहीं करे, आपका सब्जेक्ट और V4 मैच नहीं करे, तो वहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सुधार लेंगे कि उसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाना है। इस एग्जाम्पल को अभी रहने देते हैं, एक दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं आपको कि आप उसमें जो है बदल के देखिए। जैसे कि यदि आपको हम बोलें कि फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई द हंटर was teased by the bird। तो अब यदि इसका मतलब आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं कि फ्लाइंग इन द स्काई यानी आकाश में उड़ते हुए, द हंटर वॉज टीज्ड बाय द बर्ड। टीज मतलब परेशान करना, हंटर मतलब शिकारी, तो चिड़िया जो है शिकारी को क्या किया, परेशान किया। यानी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो इधर से उधर जा रहा था, तो शिकारी जो है उसको शिकार करना चाहा, बट वो उसे बार बार परेशान कर रही थी। बट यदि आप नियम से चलें, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया उससे चलें, तो यही कह रहा है कि इस V4 को हमें सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका सब्जेक्ट कहाँ होता है, तो यहाँ होता है हंटर। यानी कि अब जो ये एक्शन है, उड़ने का काम है, ये जो है इस सेंटेंस में कौन कर रहा है, हंटर। यानी कि शिकारी आकाश में उड़ रहा था। बताइए यही संभव है, ये कोई बात हुआ? शिकारी आकाश में उड़ रहा था या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो चिड़िया उड़ रही थी। यानी कि यहाँ पर हमें हंटर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, द बर्ड चाहिए। तब यहाँ पर द बर्ड लाने का एक सीधा सा आसान सा तरीका है कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पर जो है इसको, ये जो बर्ड है इसको यहाँ लाने के लिए, इसको, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसको हम लोग पैसिव से एक्टिव में बदल दें। यदि हम पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे तो हमारा बर्ड कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। तो हो जाएगा कि द बर्ड, अब चूंकि was प्लस V3, अभी हम लोग देखें कि was प्लस V3 किसका पैसिव होता है, V2 का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, V2, कि द बर्ड टीज्ड द हंटर। अब यदि हम इसको नीचे लिख दें फिर से कि फ्लाइंग इन द स्काई, तो अब देखिए आसान हो गया हमारे पास कि फ्लाइंग को जो सब्जेक्ट चाहिए था, फ्लाइंग को सब्जेक्ट क्या चाहिए था, बर्ड, कि आकाश में कौन उड़ रही थी, तो चिड़िया। तो द बर्ड जो है यहाँ आ गया या नहीं, तो ऑलरेडी आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले एग्जाम में भी आप ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप पैसिव को एक्टिव में और एक्टिव को पैसिव में बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग इस पर आते हैं कि स्टैंडिंग एट द डोर अ ब्रिक फेल ऑन मी। अब आप इसको कैसे बदलते हैं, तो चलिए इसको भी पैसिव से बदलिए, सॉरी ये एक्टिव में है तो एक्टिव से पैसिव में बदलिए आप। तो देखिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक चीज़ की हमें सख्त आवश्यकता होती है, वो होता है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो है पता कैसे लगाना है, तो सेंटेंस में जो है व्हाट या whom का जवाब यदि वर्ब के साथ मिल जाए तो वो होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फॉल जो वर्ब है, एक तो देखिए फॉल जो वर्ब है ये काम हमेशा खुद होता है। फॉल जो काम है ये हमेशा खुद होता है, तो इसलिए इसका पैसिव बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ अब तो इसका ऑब्जेक्ट संभव ही नहीं है, तब आप इसका पैसिव बना ही नहीं सकते। तब क्या करेंगे, या फिर आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, बीइंग अ रेनी डे। ये जो एग्जाम्पल मैं अभी लिख रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीइंग अ रेनी डे, इसको बदलते रहेगा, बीइंग संडे, बीइंग मंडे, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ सनी डे, बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग, बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग, ये बदलते रहना है। आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो बीइंग अ रेनी डे, कि बारिश का दिन था तो इसलिए मैंने जो है डिसीजन लिया कि मैं घर पर ही रहूँगा, ठीक है। आई बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप डिसाइडेड का पैसिव बनाना चाहेंगे तो यहाँ भी पैसिव संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें कि आप सेंटेंस में पैसिव नहीं बना सकते, यानी कि एक्टिव से पैसिव में नहीं जा सकते,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिंपल है। अब आप चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर करेंगे, चूंकि हमें सब्जेक्ट तो यहाँ चाहिए होता था, बट हमारे पास एक ऑप्शन था कि भैया यहाँ भी यदि सब्जेक्ट आ जाए और ये दोनों मेल खा जाए तो काम चल जाएगा। बट अब जब यहाँ नहीं आ रहा है सब्जेक्ट तो फिर क्या किया जाए, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम इस वर्ब के अनुसार से सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ जो हमारा वर्ब होगा उसको जो सब्जेक्ट चाहिए होगा वो सब्जेक्ट हम लोग लिख देंगे। तब देखिए बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए किसको, इसको, क्या, रेनी डे। बीइंग का मतलब हो गया, ये बी का फॉर्म होता है इज एम आर के बराबर हो गया, ठीक है, इज एम आर वॉज वेयर के बराबर हो गया। तो अब जो है हो गया कि रेनी डे था, तो डे के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो डे को कोई सब्जेक्ट मिलता नहीं है तो हम लोग इंट्रोडक्टरी इट लगाते हैं। यदि आपको डे बोलना होगा रेनी डे तो इज अ रेनी डे। यदि इतना आपके पास ऑप्शन हो और आपसे बोला जाए कि भाई यहाँ पर फिल करें, तो आप क्या फिल करेंगे कि इट करेंगे, क्योंकि इसके अनुसार से हमें इट ही चाहिए होगा। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे कि इट बीइंग अ रेनी डे, क्या लगा देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, कि चूंकि यह एक बारिश का दिन था मैं जो है घर पर रहना डिसाइड किया। अब देखिए होता क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो ज़्यादातर यहाँ पर बीइंग आता है उसके ऑप्शन में इट आता है। चूंकि यहाँ पर बीइंग रेनी डे लिख देगा, बीइंग संडे लिख देगा, बीइंग हॉलीडे लिख देगा, तो यहाँ पर इट आ जाता है। अब इस वजह से क्या होता है कि कई आपको बुक में इंडियन राइटर में, ब्रिटिश ग्रामेरियन जो होते हैं वो ऐसा नहीं लिखते हैं, बट इंडियन राइटर में कई टीचर भी सजेस्ट कर देते हैं बच्चे को सीधा कि भैया अगर बीइंग से सेंटेंस शुरू होगा तो इट लगा देना, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से होगी तो इट लगा देना। बट मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि किसी सेंटेंस की शुरुआत हो बीइंग से तो इट मत लगाइएगा। आप चूंकि कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि यहाँ पर इट क्यों लगा था, इसलिए आप क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे कि क्या इट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि बीइंग ओनली पर्सन देयर माई इम्पोर्टेंस, सॉरी माई प्रेजेंस, या फिर आप दे सकते हैं माई सजेशन, चलिए माई सजेशन वॉज इम्पोर्टेंट। तो बीइंग ओनली पर्सन देयर, सिर्फ मैं ही वहां पर था इसलिए मेरा सजेशन जो है जरूरी हो गया, यानी कि वहाँ आप बाहरी जो लोग होंगे वहाँ पर सिर्फ आप ही थे, ओनली पर्सन सिर्फ आप ही थे, तो माई सजेशन वाज इम्पोर्टेंट, तो मेरा सजेशन क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। तो यदि हम इसको लिखें तो आपको बोले थे कि बी के बदले आप इज एम आर समझ लीजिएगा, तो इज एम आर कुछ भी, और यदि इसके बाद या वॉज वेयर जो भी आपको समझना है, और इसके बाद आ गया क्या, ओनली पर्सन देयर, तो ओनली पर्सन देयर। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यदि हम इतना आपको बोलें तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही, कि ही इज ओनली पर्सन देयर, एम है तो आई, कि आई एम ओनली पर्सन देयर, अगर आर है तो यू आर ओनली पर्सन देयर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए, क्या, ही चाहिए या आई चाहिए या यू चाहिए या शी चाहिए या दे चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। और यहाँ पर है क्या, तो माई सजेशन, तो क्या ये यहाँ कभी आ सकता है कि माई सजेशन बीइंग ओनली पर्सन देयर, जैसा कि मेरा सजेशन सिर्फ एकमात्र आदमी था, तो सजेशन पर्सन कैसे हो सकता है, सजेशन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं वहाँ पर था, यानी कि यहाँ हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कितना भी कोशिश किया जाए, ना कर अगर लिया जाए, आई आ नहीं सकता है, क्योंकि इसका पैसिव बनाना या एक्टिव से इधर उधर कन्वर्ट करना कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही बताया गया कि जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए क्या, आई, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, आई बीइंग ओनली पर्सन देयर। अब इस बात का ध्यान रखें कि अभी आपसे हम बोले थे कि बीइंग होगा तो ज़्यादातर लोग सजेस्ट कर देते हैं कि बीइंग होगा तो इट लगा देना, वो तो ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। 10 में से यदि सोच लीजिए कि एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आता हो, लेकिन वो आप ही के एग्जाम में आ गया,
तो आपका तो गलत हो गया। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आंख बंद करके इट नहीं लगाना है, जब जो जरूरी होगी उस अनुसार से लगाना है। तो यहाँ किसका जरूरत था, आई का, कि आई बीइंग ओनली पर्सन देयर माई सजेशन वॉज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझाते हैं कि ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा सेंटेंस, कि आई बीइंग ओनली पर्सन देयर, इट बीइंग अ रेनी डे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो देख लेते हैं उसको। तो यदि आपसे हम पूछें कि इट इज अ रेनी डे, और दूसरा पूछें आपसे कि इट बीइंग अ रेनी डे, इस दोनों में कौन सा सही है, इट इज अ रेनी डे या फिर इट बीइंग अ रेनी डे। तो जाहिर सी बात होगी कि आपका जवाब होगा कि सर इट इज अ रेनी डे, और बिल्कुल यही सही है। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। लेकिन जब अभी हम लोग लिखे थे तो उसमें हम लोग लिखे थे कि इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो क्या ये गलत और इट इज अ रेनी डे, ध्यान से समझिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अच्छा है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखें। तो स्टे एट होम, तो अब यदि इसको देखा जाए तो अब बताया जाए कि इस यहाँ पर ये दोनों में ये सही था, ये गलत है। तो क्या इस दोनों सेंटेंस में ये सही है या फिर ये सही है, तो यहाँ ये चीज़ बदल जाएगी। इस बार ये सही है और ये गलत है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी से जुड़ा नहीं है। तो जब ये जुड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर जो है हम लोग इस लगाएंगे, और यहाँ क्या है कि ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे क्लाउड से। तो यहाँ पर अगर हम इज लगाएंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कभी भी सिर्फ कॉमा से नहीं जोड़े जाते हैं। किसी भी दो सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, दो प्रिंसिपल क्लाउज को तो आप कभी भी कॉमा से नहीं जोड़ सकते। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये सही इसलिए होता है कि ये जो बीइंग है इसमें क्या क्या होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक कंजंक्शन हमारा इंक्लूडेड होगा। एक कंजंक्शन कोई भी जो कि प्रायः एज, व्हेन या व्हाइल, इस तीनों में से कोई एक होगा। और एक सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होगा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, चूंकि अभी हम लोग पीछे देखे थे कि यहाँ वही सब्जेक्ट होता है जो यहाँ होता है। हाँ, अगर यहाँ वाला मैच नहीं करे तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट देते हैं, तो वो सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो V4 फॉर्म है वो होता है। यानी कि ये बीइंग में इतना चीज़ होता है, यहाँ जो V4 होता है वो इसके बराबर होता है। तो यदि हम इसको तोड़ कर लिख दें तो देखिए क्या होगा। एक कंजंक्शन था तो एज ले लिए कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्रायः यहाँ वाला था बट यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम ये सब्जेक्ट लेंगे कि एज, इट। और वर्ब चूंकि ये डिसाइडेड पास्ट में है तो यहाँ का वर्ब भी किस में चला जाएगा, पास्ट में, कि एज इट वॉज अ रेनी डे। तो देखिए ये जो है इट बीइंग अ रेनी डे, इसका मतलब क्या हो गया कि एज इट वॉज अ रेनी डे, यानी कि यहाँ पर इट वॉज अ रेनी डे तो है ही, साथ में एक कंजंक्शन जुड़ा है जो कि दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में बस इतना ध्यान देना है कि यदि कोई सेंटेंस शुरू हो, किससे शुरू हो, तो V4 से शुरू हो। अगर ऐसा हो कि कोई सेंटेंस V4 से शुरू हो एक साइड में और दूसरे हिस्से में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी है ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट नहीं होगा उसके लिए ढूंढेंगे यहाँ। अगर ये सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट होगा तो फिर ठीक है, अन्यथा आप इसको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में बदलने की कोशिश करेंगे। और यदि बदला जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसके आगे जो सब्जेक्ट इसको चाहिए था लिख देंगे। जैसे कि हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख के क्लियर कर लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। सिंग हिज फादर coming I
asked him to go. Knowing that the child is ill, a doctor was called. Seeing that the windows are broken, I called my brother. तो अब देखिए ये 3 सेंटेंस है आपके पास. सिंपल है कि seeing his father coming, I asked him to go. Knowing that the child is ill, a doctor was called. Seeing that the windows are broken, I called my brother. अब देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पर सेंटेंस नहीं हो तो हम लोग सिर्फ बिफोर लगाते हैं, और यहाँ यदि आगे सेंटेंस हो जाए तो हम लोग बिफोर के बाद दैट लगा देते हैं. यहाँ भी क्या है, दैट लगा दिए क्योंकि आगे एक सेंटेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. तो अब देखिए सीइंग आया कि देखने का काम, तो देखने का काम क्या मैं कर सकता है, तो कर सकता है कि मैंने देखा कि उसका पिताजी आ रहा है तो मैंने उसको कहा कि चले जाओ, यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट फिट बैठ गया, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया. दूसरा देखेंगे कि नोइंग दैट द चाइल्ड इज इल, ये पता चलने के बाद कि बच्चा बीमार है, अ डॉक्टर वाज कॉल्ड, डॉक्टर को बुलाया गया. तो अब बोलिए कि पता, नो का जो काम है कि पता किसको चलेगा, कि डॉक्टर को पता चलेगा कि बच्चा बीमार है, या फिर उस बच्चे के घर के जो मेंबर्स थे, बच्चे के जो मदर थी या फिर बच्चे के जो फादर थे, उनको पता चलेगा कि वो अच्छा मेरा बच्चा बीमार है, तब ना हम डॉक्टर को बुलाएंगे. यानी कि डॉक्टर को पता चलेगा कि बच्चा बीमार है, इसीलिए फिर डॉक्टर को बुलाया जाएगा. ऐसा कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट चाहिए था हमको वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया. सीइंग दैट द विंडोज आर ब्रोकन, ये देखने के बाद कि खिड़की टूटी हुई है, आई कॉल्ड माई ब्रदर, तो मैं तो देख ही सकता हूँ, तो देखने का काम मैं कर सकता हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा सही है. तो ये अब गलत हो गया, तो इसको सुधारने के लिए पहले आपसे बोला गया कि एक्टिव टू पैसिव में बदलिए, तो डॉक्टर वाज कॉल्ड, इसके बदले जो है यहाँ पर चूंकि अब सब्जेक्ट है नहीं, हम लोग बाय लगा देते हैं कि चलिए बाय हिज मदर. तो अब इसको हम लोग जब एक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज मदर कॉल द डॉक्टर, हिज मदर कॉल द डॉक्टर, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा कि नोइंग दैट द चाइल्ड इज इल, कि ये जानने के बाद कि बच्चा बीमार है, हिज मदर. अब बताइए कि किसको पता चला, कौन जाना, तो हिज मदर. तो अब हमारा सेंटेंस ये सही हुआ. तो हमारा ये जो पार्ट होगा इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग इस पर आधारित ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, तो जहाँ की हमारा V4 जो है सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. बस वही चीज़ याद रखना है आपको. तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द सीशोर. सीशोर का मतलब होता है समुद्र तट. तो अभी हम लोग देखें कि V4 से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट होता नहीं है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट जो है यहाँ भी सब्जेक्ट के लिए काम करता है. तो बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग कह रहा है कि चूंकि यह मॉर्निंग प्लीजेंट था, तो बीइंग को आपको हम लोग तोड़ने के लिए बता दिए कि आप एज लगा सकते हैं, और उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वेयर. तो चूंकि यहाँ पर वेंट है, पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगा देते हैं कि एज वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, प्लीजेंट मॉर्निंग. ठीक है, तो अब जो है दूसरे हिस्से में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ही, तो अब क्या ही जो है हमारा प्लीजेंट मॉर्निंग हो सकता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एज ही वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, कि क्या ही जो है एक प्लीजेंट मॉर्निंग था. तो ही कैसे प्लीजेंट मॉर्निंग हो सकता है, जब भी प्लीजेंट मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग के लिए यूज करेंगे, तो मॉर्निंग के लिए तो इंट्रोडक्टरी इट का यूज होगा, ही का यूज नहीं हो सकता. यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इट, यानी यहाँ पर हमें इट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ से एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदल के हम ही
सॉरी इट नहीं ला सकते, तो क्या हो जाएगा इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो कौन सा बी नंबर की इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग। तो आराम से हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि द सी रफ दे अबेंडेंड द स्विम। तो द सी रफ डायरेक्ट नाउन से नहीं होता है, यहाँ पर जो है हमें V4 लगाना होगा कि सी जो है, तो सी अगर लिखेंगे हम लोग तो होगा ना कि सी इज रफ, सी इज रफ, कि सी जो है रफ है, तो ये इज हमारा बदल जाएगा, इज बी होता है तो बी बदल जाएगा किस में, बीइंग में। तो क्या होगा कि बीइंग रफ, बीइंग रफ। अब ये देखना है कि दे जो है, दे बीइंग रफ तो है नहीं, है रफ कौन, सी। तो हमें सी जो है यहाँ पर सी तो आ नहीं सकता, तो इसलिए सी कहां पर चाहिए, तो बीइंग से पहले। तो क्या हो जाएगा, द सी बीइंग रफ। सिर्फ बीइंग रफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीइंग रफ जब लिखेंगे तो हमें यहाँ से दे चाहिए होगा, तो हमें दे आ जाएगा यहाँ। तो दे थोड़े रफ थे, दे अबेंडन द स्विम, वे लोग तैरे नहीं। क्यों नहीं तैरे, क्योंकि सी रफ था, समुद्र जो है रफ था, तो सी रफ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द सी बीइंग रफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। आगे कर रहा है कि बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, उन लोगों के लिए कॉस्टली था, ही कुड नॉट बाय द कोट। तो देखिए कॉस्टली क्या था, कॉस्टली जो है क्या था, कोट था, ही नहीं था। यहां अगर हम देखें तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा ही यहां चलाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यानी ही वह जो है उसके लिए कॉस्टली था, तो वह व्यक्ति कॉस्टली नहीं था, कॉस्टली क्या था, कोट कॉस्टली था। तो अब जो है कैसे इसको बनाएंगे कोट के लिए, तो देखिए इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, कि यह जो है, तो इट यहाँ पर कोट के लिए यूज हो रहा है। हम लोग यहां से भी बना सकते थे द कोट कुड नॉट बी बॉट, बट इस हिस्से में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हिस्सा बोल्ड करके दिया है, यानी कि इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ये क्या हो जाएगा, इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इट यहाँ किसके लिए आ रहा है, तो द कोट के लिए आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कर रहा है सीइंग दैट, अभी हम लोग इस तरीके का एग्जांपल देख चुके थे कि सीइंग दैट द चाइल्ड वाज इल, तो आपको बोले थे कि B4 के बाद दैट लगाते हैं, यदि आगे क्या हो तो आगे सेंटेंस हो, तो द चाइल्ड वाज इल यह एक सेंटेंस है, तो सीइंग दैट यानी कि देखने का काम कौन करेगा, तो देखिए दैट वाज कॉल्ड द विंडोज ऑफ द रूम वेयर क्लोज, तो बोलिए विंडो कभी देखने का काम, चूंकि यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा देखने का काम वही करेगा यहाँ से, तो विंडो देख नहीं सकता। डॉक्टर ने देखने का काम किया नहीं होगा, डॉक्टर को तो बुलाया गया है, तो बॉटल ऑफ मेडिसिन भी नहीं देखा होगा, दवाई का बॉटल कैसे देख सकता है, तो जब भी देखी होगी तो कौन, तो मदर, माँ देखी होगी, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर की मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, की माँ ने डॉक्टर को बुलावा भेजा। चलिए सिटिंग ऑन द टॉप हिल टॉप, तो बैठने की बात है, यानी कि पहाड़ पर कोई बैठा हुआ था, यहाँ जो भी होगा जैसे बैठा होगा। द सन वेंट डाउन, तो बोलिए क्या सूरज जो है पहाड़ पे बैठा था, वॉचिंग बिफोर हिम, यानी कि उन लोगों के सामने, वे लोग जो है अपने सामने सूरज को डूबते हुए देखे, यानी बैठे हुए कौन थे, वे लोग, या ही जो हुआ बंदा जो है वह बैठा हुआ था। तो इसलिए जो है आपको इस बार यहीं पर ही लाना है, इधर कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर हमें ही चाहिए, तो क्या होगा, ही वॉच द सन गो डाउन, उसने सूरज को नीचे जाते हुए देखा, क्योंकि यहाँ पर हमें ही चाहिए, पहाड़ पे बैठेगा कौन, तो व्यक्ति ही बैठेगा, तो ही, तो कौन सा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट में कर रहा है कि बीइंग संडे माय चिल्ड्रन वो एट होम, तो देखिए यही आ गया। अब ये जो माय चिल्ड्रन है वही हो जाएगा यहाँ क्या, सब्जेक्ट के रूप में। बोलिए तो चिल्ड्रन कैसे संडे हो सकते, तो संडे के लिए क्या चाहिए होगा, तो इट चाहिए होगा, तो सीधा आप लिख देंगे। आपको अभी बताए थे कि ज्यादातर केसेस में इट आता है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमेशा आप इट लिखेंगे, आप सोचेंगे। तो यहाँ पर चूंकि संडे है तो संडे के लिए क्या होगा, इट ही होगा, तो यहाँ पर इट बीइंग संडे लिख देंगे। दूसरा है कि बीइंग द ओनली पीपल देयर, इस तरह का भी एग्जांपल हम लोग देखे थे। देयर प्रेजेंस वाज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी वे लोग थे, पीपल है, हम लोग पर्सन से देखे थे, सिंगुलर देखे थे, यहाँ पीपल है, प्लूरल है। तब देखिए देयर प्रेजेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझे थे तो आसानी से बना देंगे। तो इस बार यहाँ पर इट लिखते तो गलत हो जाता है, यहाँ क्या होगा, दे बीइंग द ओनली पीपल देयर, क्योंकि हमें यहाँ दे चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे वाला हम लोग देख चुके थे। देखिए सेम उसमें ही आई था, यहाँ विजय आ गया कि विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम, कि विजय जो है डिसाइड करता है कि भैया हम घर पे ठहरेंगे और अपने काम पे आगे ध्यान देंगे। तो बोलिए बीइंग अ रेनी डे, तो इस बार रेनी डे के लिए चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, क्या हो जाना है, इट बीइंग अ रेनी डे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बीइंग संडे ही वेंट आउट, सेम, तो ही तो हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट बीइंग संडे, कि चूंकि यह संडे था, ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पुणे विथ हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ पुणे दौरा पे चला गया। आगे है कि ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गोपाल वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो यदि थोड़ा देर के लिए हम ही हटा दे, बीइंग से ही सेंटेंस शुरू करें, तो बोलिए बीइंग को हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो बीइंग को सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, गोपाल से। बोलिए क्या गोपाल ही बेस्ट स्टूडेंट था क्लास में, तो बिल्कुल था, यानी कि यहाँ पर जो है ही नहीं भी लगाएंगे, हम ही नहीं लगाएंगे तो भी तो गोपाल यहाँ सब्जेक्ट का काम कर ही रहा है, तो ये ही लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ ही नहीं होगा। आगे है कि बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक, तो बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के अनुसार से लगा देना है, तो अब आपको पता चल गया कि क्या होगा, इट होगा। तो अब आप फास्ट लगा सकते हैं, फास्ट ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, संडे आ जाए, मंडे आ जाए, डे आ जाए, हॉट डे हो, रेनी डे हो, सनी डे हो, तो इट लग जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग अ वेरी हॉट डे में कि इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। अब आगे कह रहा है कि बीइंग वेरी डार्क, चूंकि अंधेरा था, तो अब डार्क के लिए क्या लगाएंगे, इट इज डार्क, अंधेरा है तो क्या होगा, इट इज डार्क, यानी डार्क के लिए भी इज ही इट ही लगता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कि इट बीइंग वेरी डार्क, चूंकि यह बहुत जो है अंधेरा था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये चीज बन जाना है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो फिर देखिए वही सब है कि बीइंग ए रेनी डे, तो रेनी डे है तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। बीइंग ए रेनी डे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रेनी डे है तो इट हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना है कि रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड, ये प्लेग्राउंड में जो है दौड़ रहा था, करे माई पेन फेल इन द मड, अब जो है इसका पेन गिर गया, तो अब देखिए यहां से तो नियम था यही हो गया, तो क्या पेन, माई पेन कभी रन कर सकता है कि रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड, तो पेन तो दौड़ेगा नहीं, पेन कैसे दौड़ेगा, दौड़ेंगे तो हम, तो इसलिए यहां पर जो है अब यहां से आई आ भी नहीं सकता, चूंकि ये एक्टिव पैसिव बनाने वाला कॉन्सेप्ट है भी नहीं, फेल का बनेगा ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड, यहां पर हमको आई लिखना होगा कि आई रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड माई पेन फेल इन द मड, ठीक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, अभी जस्ट देखे थे जो उसी तरीके से करे, द हाउसेस बिलो, यानी कि नीचे जो घर थे, तो अब बोलिए जो नीचे घर थे क्या पहाड़ पर वही बैठे हुए थे, वो कैसे बैठ सकते हैं, पहाड़ पे हम बैठेंगे कोई और बैठेगा, तो यहाँ पर जो है कुछ हमें लगाना होगा, या तो वी लगा देंगे तो भी सही है, ही लगा देंगे तो भी सही है, आई लगा देंगे तो भी सही है, बट कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए जो कि उस पहाड़ पर बैठ सके, घर कैसे बैठेगा, तो यहाँ पर वो सब लगा देंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं कि बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट, चूंकि वह जो है एक वेल नोन फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ाने वाले को फिजिसिस्ट कहते हैं, और एक होता है फिजिशियन जो कि शरीर का चेकअप करता है, तो बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वाज इनवाइटेड, तो बोलिए कौन हो गया, बीइंग लगा हुआ है तो कौन हो गया, तो ही हो गया, तो वही ना फिजिसिस्ट भी थे, तो बिल्कुल सही है, यहां से तो कोई एरर ही नहीं है इसमें। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, तो वो गरीब था, आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, मैंने उसे वृद्धाश्रम में, ओल्ड पीपल्स होम मतलब क्या, वृद्धाश्रम में, तो वृद्धाश्रम में एडमिट कराया, तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, आई, तो बोलिए क्या मैं गरीब था, मैं गरीब था तो फिर उसको क्यों वहां पे एडमिट करवा दिया, तो गरीब कौन था, वह था, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है, यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज एडमिटेड बाय मी, ही वॉज एडमिटेड बाय मी, तो इस बार एरर किसका हो जाएगा, इस पार्ट में, ये बात एकदम ध्यान देंगे, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ये ध्यान में देंगे कि आप सबसे पहले यही फोकस करेंगे कि उसको एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है या नहीं, या फिर पैसिव में से एक्टिव में बदला जा सकता है कि नहीं, जब नहीं बदला है तभी जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और यदि बदला जा सकता है तो भूल कर भी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शायद यहीं तक है, ये स्लाइड खत्म हो गया। तो यहाँ तक हम लोग जो है देखें तो ये हमारा पार्टिसिपल का एक भाग था, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो पार्टिसिपल के जो है एक तरह के क्वेश्चन हमने इसमें देखा। अब जो है और भी बाकी तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो जब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पार्टिसिपल समाप्त हो गया, अभी आपने सिर्फ पार्टिसिपल के एक हिस्से को पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस पर भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम।